नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई जुर्म होता है तो हम सजा क्यों देते हैं? क्या इसका मकसद सिर्फ बदला लेना है या समाज में खौफ पैदा करना है, या फिर क्या हम अपराधी को सुधारना चाहते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और क्रिमिनल पनिशमेंट के पीछे के अलग-अलग सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। तो आज का हमारा मुख्य सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी स्क्रीन पर है कि आखिर ये दंड यानी पनिशमेंट है क्या और इसे देने के पीछे कौन-कौन से सिद्धांत काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी थ्योरीज को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि सजा क्यों दी जाती है, ये समझना जरूरी है कि सजा होती क्या है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो दंड का मतलब है किसी अपराधी को उसके गलत काम के लिए कानून के दायरे में रहकर कोई कष्ट देना। अब ये कष्ट शारीरिक भी हो सकता है, जैसे जेल भेजना, या मानसिक भी, जैसे कोई बड़ा जुर्माना लगाना। चलिए अब अपने पहले और शायद सबसे पुराने सिद्धांत पर आते हैं, जिसे कहते हैं निवारणार्थ सिद्धांत या डिटरेंट थ्योरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह सिद्धांत इंसान की एक बहुत ही बुनियादी भावना पर काम करता है, और वो है डर। इस थियरी के पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। ये कहती है कि एक अपराधी को पकड़ो और उसे इतनी भयानक और कठोर सजा दो कि समाज में हर कोई उसे देखे। मकसद यह है कि उस एक शख्स की सजा देखकर बाकी लोगों के मन में इतना खौफ बैठ जाए कि वो भविष्य में वैसा जुर्म करने के बारे में सोचे भी नहीं। मतलब एक को सजा देकर हजारों को डराना। ये थ्योरी पूरी तरह से डर के मनोविज्ञान पर आधारित है। बेंथम और प्लेटो जैसे बड़े बड़े विचारकों ने भी इसका समर्थन किया था। जरा सोचकर देखिए, पुराने जमाने में अपराधियों को बीच चौराहे पर फांसी देना या खौलते हुए तेल में डाल देना, ये सब सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि जनता के लिए एक सबक था, एक डरावना तमाशा था, ताकि कानून का डर बना रहे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये डर वाकई काम करता है? चलिए एक बहुत ही मजेदार और सच्चा किस्सा देखते हैं। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में जेब काटने जैसे छोटे से जुर्म की सजा भी मौत हुआ करती थी। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? जब किसी जेबकतरे को सरेआम फांसी दी जा रही होती थी, तो उस फांसी को देखने के लिए जो भीड़ जमा होती थी, उसी भीड़ में दूसरे जेबकतरे बड़े आराम से लोग की जेबें काट रहे होते थे। ये केस स्टडी साफ साफ दिखाती है कि सिर्फ मौत का डर भी अपराध को नहीं रोक पाया। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह थ्योरी अपराधी को सुधरने का कोई मौका ही नहीं देती, जो आज के समय में बिल्कुल अमानवीय माना जाता है। तो अगर लोगों को डराना काम नहीं कर रहा, तो फिर अगला उपाय क्या हो सकता है? यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत आता है, जिसे कहते हैं निरोधात्मक सिद्धांत या प्रिवेंटिव थ्योरी। इसका फोकस समाज को डराने पर नहीं, बल्कि अपराधी को ही रोकने पर है। निरोधात्मक सिद्धांत का तर्क एकदम सीधा और साफ है। ये कहता है कि अपराधी को इस लायक ही मत छोड़ो कि वो दोबारा अपराध कर सके। मतलब अपराधी को शारीरिक रूप से अक्षम बना दो, उसे डिसेबल कर दो, ताकि समाज उससे हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अपराधी को जेल में बंद कर देना ताकि वो बाहर निकल ही ना पाए, या अगर कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे नौकरी से निकाल देना, और सबसे कठोर मामलों में मृत्युदंड देना, ताकि खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। होम्स और सामंड जैसे बड़े न्यायविदों ने इस थ्योरी का पूरा समर्थन किया था। सामंड ने अपनी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, हम सांपों को इसलिए नहीं मारते कि हमें उनसे नफरत है, बल्कि इसलिए मारते हैं ताकि वो हमें काट ना सकें। उनका मानना था कि खतरनाक अपराधियों के साथ भी हमारा यही रवैया होना चाहिए। मकसद नफरत नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा है। तो एक तरफ ये थ्योरी समाज को अपराधी से होने वाले खतरे से तुरंत बचा लेती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ महान दार्शनिक कांट जैसे लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ये तरीका अमानवीय है, क्योंकि इसमें आप एक इंसान को समाज की भलाई के लिए सिर्फ एक साधन या वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि पैटन ने कहा, यह थ्योरी इस बात को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देती है कि कोई अपराधी बदल भी सकता है। कई बार तो इसका उल्टा असर होता है और साधारण कैदी जेल से निकलने के बाद और भी खतरनाक अपराधी बन जाते हैं। अब हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जो न तो डर पर आधारित है और न ही रोकथाम पर। ये आधारित है बदला और संतुलन की बहुत ही गहरी मानवीय भावना पर, और इसे कहते हैं प्रतिकारात्मक सिद्धांत या रिट्रिब्यूटिव थ्योरी। वैसे अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पूरी थियरी का जो सार है वो बस एक छोटी सी कहावत में छिपा है, जैसे को तैसा।
मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये सिद्धांत कहता है कि अपराधी ने समाज को या पीड़ित को जितना दर्द दिया है, ठीक उतना ही दर्द उसे भी मिलना चाहिए। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत वाली जो मशहूर कहावत है, वो इसी थियरी से निकली है। इसमें सजा और अपराध का अनुपात बराबर होना चाहिए। कांट जैसे विचारकों का मानना था कि यही सच्चा न्याय है। जब अपराधी को उसके किए के बराबर सजा मिलती है, तो पीड़ित और समाज दोनों को एक तरह की तसल्ली मिलती है कि हिसाब बराबर हो गया। तो हाँ, ये सिद्धांत बदले की भावना को शांत करता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये असल में किसी काम का नहीं है। सोचिए, किसी की आंख फोड़ने वाले की आंख फोड़ देने से क्या पीड़ित को उसकी रोशनी वापस मिल जाएगी? नहीं। बेंथम ने तो इसकी बहुत अच्छी आलोचना की थी। उन्होंने इसे शेर के मुंह से टपकता हुआ शहद कहा था। मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक क्रूरता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिद्धांत इस पर तो ध्यान ही नहीं देता कि उस व्यक्ति ने आखिर अपराध किया ही क्यों। और यहीं से दंड देने की सोच में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी मोड़ आता है। अब हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं जो अपराध से ज्यादा अपराधी पर ध्यान देता है। ये एक बहुत ही आधुनिक और मानवीय दृष्टिकोण है, जिसे हम सुधारात्मक सिद्धांत या रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहते हैं। महात्मा गांधी का ये अमर वाक्य, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, इस पूरी थ्योरी का दिल है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर टिका है कि कोई भी इंसान पैदाइशी अपराधी नहीं होता। हालात उसे अपराधी बनाते हैं, और अगर कोशिश की जाए तो हर अपराधी को सुधारा जा सकता है। इस थ्योरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपराधी को एक मरीज की तरह देखें और उसके जुर्म को एक बीमारी की तरह। इस नजरिए से सोचें तो जेल एक अस्पताल बन जाती है और जज एक डॉक्टर। डॉक्टर का काम सजा देना नहीं होता, बल्कि बीमारी की जड़ का पता लगाकर उसका सही इलाज करना होता है। यही इस सिद्धांत का लक्ष्य है, सजा नहीं, सुधार। लेकिन क्या सच में बड़े से बड़ा अपराधी भी बदल सकता है? बिल्कुल। हमारा इतिहास और हमारी पौराणिक कथाएं ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। खूंखार डाकू रत्नाकर का बदलकर महर्षि वाल्मीकि बन जाना और रामायण की रचना करना, या सैकड़ों लोगों के हत्यारे अंगुलीमाल का महात्मा बुद्ध से मिलकर एक शांत भिक्षु बन जाना, ये कहानियां हमें बताती हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई छिपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ये आधुनिक सोच वाकई बहुत कारगर है, खासकर उन युवाओं और पहली बार अपराध करने वालों के लिए, जिन्हें एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। जेलों में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बाहर आकर एक अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन सामंत जैसे आलोचकों ने इसकी कुछ कमियों की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम जेलों को बहुत ज्यादा आरामदायक बना देंगे तो लोगों के मन से सजा का डर ही खत्म हो जाएगा। और ये भी एक सच है कि जो कट्टर और पेशेवर अपराधी हैं, वो शायद कभी सुधरना ही ना चाहें। अच्छा, अभी तक हमने अपराधी और समाज की बात की, लेकिन अपराध की इस पूरी कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार है, पीड़ित। तो चलिए अब अपने आखिरी सिद्धांत पर आते हैं, जो पीड़ित पर ध्यान देता है, और फिर देखेंगे कि इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक बेहतरीन सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। ये थ्योरी कहती है कि अपराधी को पीड़ित के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, यानी उसे मुआवजा देना चाहिए। इसके पीछे का तर्क ये है कि ज्यादातर अपराध लालच में किए जाते हैं। तो अगर अपराधी से उसका कमाया गया सारा नाजायज पैसा छीनकर पीड़ित को दे दिया जाए, तो शायद अपराध करने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। पहली, हर अपराध पैसे के लिए नहीं होता। दूसरी, अगर कोई अपराधी बहुत गरीब है तो वो मुआवजा देगा कहां से? और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमीर लोग तो फिर कोई भी अपराध करके और उसका मुआवजा देकर आसानी से छूट जाएंगे। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। वो ये है कि इनमें से कोई भी एक थियरी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। हर थियरी की अपनी कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बहुत बड़ी कमियां भी हैं। इसलिए आज की दुनिया में सबसे अच्छी न्याय प्रणाली वही मानी जाती है जो इन सभी सिद्धांतों का एक मिला जुला रूप इस्तेमाल करती है। एक ऐसी फ्लेक्सिबल व्यवस्था जो अपराधी, अपराध और पीड़ित तीनों को ध्यान में रखती है। देखिए, जो कट्टर अपराधी हैं उनके लिए कठोर सजा जरूरी है, लेकिन जो युवा हैं या जिन्होंने पहली बार गलती की है, उन्हें सुधार का मौका मिलना चाहिए। और इन सब के साथ साथ पीड़ित को मुआवजा दिलाना भी न्याय का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। असल में न्याय एक पहेली की तरह है, जिसे सुलझाने के लिए इन सभी टुकड़ों को सही जगह पर रखना पड़ता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।